हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारे हैं। चाहे वो हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम हो 13th ऑफ कमिंग दिसंबर, और 22 दिसंबर को आपको जैसा कि पता है यूपी पीसीएस का भी पेपर होने जा रहा है। तो आज ना हम पॉलिटी डे मना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पीछे क्वेश्चंस आए हैं यूपी पीसीएस से पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, उसका एक मिक्स आज लेकर आई हूँ मैं। 35 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो हम सारे वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस किस तरह की है। थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जो भी बच्चे अप्रोच करने जा रहे हैं, ये लास्ट मिनट का मैं हर डे, जैसे आज पॉलिटी डे है, कल जोग्राफी डे, इन्वायरमेंट डे, ऐसे रोज़ एक डेज होंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लोगे तो उससे आपका बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बार आपको पता चल जाएगा लास्ट मोमेंट पे भी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ पर अभी लूप होल्स हैं, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने पेपर की ओर, जिसमें हमें ये पेपर कंप्लीट करना है। देखो, इसका पहला ही जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से। किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड है। तो उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, पार्ट्स जो होते हैं, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो टोटल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टोटल पार्ट्स हैं। तो आपको याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, अब यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है। देखो, क्वेश्चन में ना जब भी क्वेश्चन की ट्रिक समझो, बात को समझने की कोशिश करना। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें याद होना चाहिए कितने पार्ट होते हैं, 25 पार्ट होते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है तो सीधा हम नॉट करेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें यूनियन टेरिटरीज वाला पार्ट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि यूटी वाला जो पार्ट होता है वो सही बात है कि वो आपको पार्ट 8th में मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ का पार्ट 10th में दिया हुआ है। लेकिन जहाँ बात आती है ट्राइब्यूनल्स की, वो गलत हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो बिल्कुल ठीक है कि आपका पार्ट 14th में आता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ट्राइब्यूनल्स वाला पार्ट है वो पार्ट आपका पार्ट 14th ए के अंदर आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, खाली इतनी ही नहीं जानकारी होनी चाहिए कि ये गलत सा लग रहा है। प्लीज़ ऐसा मत सोचना आप। अच्छा, ट्राइब्यूनल्स को गाइज ऐड कब किया गया था? जब हमारा 42nd, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था, उस समय इसको ऐड किया गया था और तभी ये आपका काम हुआ था। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो ट्राइब्यूनल्स वाला जो पार्ट है वो हमारा पार्ट 14th ए के अंदर आता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखे हैं लिस्ट 1 में यहाँ पर आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ आपको लिस्ट करना है कि ये कौन सा वाला आर्टिकल है। उसके बाद आपको नीचे कोड दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको यही मैच कराना आना चाहिए। देखो, आर्टिकल 324 आपको पता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होता है। 315 जो होता है वो आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। 280 जो होता है वो आपका फिनेंस कमीशन से रिलेटेड होता है। 338 जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, यानी NC/SC से रिलेटेड है, ठीक है। यानी जो ऑप्शन निकल कर आए वो आए फर्स्ट का, ए का 4 निकल कर आया है, ठीक है। इसका 3 निकल कर आया है, इसका 2 निकल कर आया और इसका 1 निकल कर आ रहा है, यानी 4 3 2 1 हमें देखना है। तो 4 3 2 1 का मैच मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको इतने टिप्स पे होने चाहिए। और देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन में ही आपके पास ये एज है कि आप इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर आओ, क्योंकि अगर आपको यहाँ भी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो ना, देखो यार गाइज, पॉलिटी में आप श्योर शॉट लगा सकते हो, हिस्ट्री में ये काम नहीं कर सकते। हिस्ट्री में इतना टफ पूछेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हुआ मेरे साथ, समझ रहे हो। इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन कोशिश करना बिल्कुल गलत ना हो आपके। और बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पॉलिटी के, वो मैं आपको दिखा दूंगी आज कैसे कैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो, consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to last activity। यानी सबसे पहले क्या हुआ और सबसे लास्ट में क्या हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं पेपर देख के आप ऐसे एंजाइटी अटैक में मत आ जाना कि आप सॉल्व ही ना कर पा रहे हो, ठीक है।
तो अर्लीस्ट से हमें लास्ट एक्टिविटी तक जाना है। अच्छा, सबसे पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो हुई थी वो हुई थी आपकी अगस्त 1947 में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो डेट वॉज आई थिंक रिलेटेड टू 29 अगस्त, समथिंग ऐसी कोई डेट थी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड आपका अडॉप्शन वाला जो काम आया वो आया आपका 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब ये कह रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे पहले मिला वो मिला था 9 दिसंबर 1946 को जाके, 46 है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ। अब देखो, अगर ये डेट्स आपको नहीं याद है तो तुक्का भिड़ने वाला काम मत करा करो। इतनी तैयारी रखो कि आपको ये बेसिक डिटेल्स तो पता ही होनी चाहिए, एंड दीज आर द वेरी बेसिक डिटेल्स गाइस। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। अब देखो, ये हो गया आपका। अब समझ में हमें क्या आया ऑप्शंस में कि सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो 4th नंबर की हुई है। 4th नंबर के बाद क्या हुआ है? 4th नंबर के बाद हुआ है आपका फर्स्ट। तो यानी जो इसका ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी। देखो कितना कितना ये पास था, कितनी गलती की चांसेस थी। तो यहाँ आप एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे ऐसे क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट आपका असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से समझना है, इन क्वेश्चंस में भी गलती नहीं करनी है। देखो, असर्शन में क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को। क्या बोल रहा है? जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड कर सकता है। क्या रिकमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट को कि वो चेंज करे बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ये सेशन में, ठीक है। रीजनिंग में बोलता है ये, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू योर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। क्या बोलता है कि विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इसके इलेक्शन वॉइड बताए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वॉइड बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब ये कह रहा है नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। ये कह रहा है जो एक्ट डन किया जाएगा बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन वो सब वैलिड है। बिल्कुल सही बात है कि वो बिल्कुल वैलिड होंगे। बिफोर डिक्लेरेशन तो वाइस प्रेसिडेंट ही है, तो दोनों ने किया, बिल्कुल ठीक किया। एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशंस आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। जिस दिन आपने किया उस दिन के एक्ट को नहीं माना जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से पढ़ना था यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत आसान क्वेश्चन अगेन। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल ठीक हो कि मीरा कुमार इसका सही आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें यहाँ पर शेड्यूल्स पूछे हैं। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड में आपसे पूछे गए हैं शेड्यूल। देखो, थर्ड शेड्यूल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि फॉर्म्स ऑफ ओथ से रिलेटेड होता है। 8th शेड्यूल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, सही बात है। 10th शेड्यूल भी ठीक है कि प्रोविजन ऑफ डिफेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन 9th शेड्यूल जो है वो बिल्कुल गलत है। अब ऐसा क्या है 9th शेड्यूल में, हम देखते हैं। तो 9th शेड्यूल में बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट लॉज हैं जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। याद रखना इस बात को। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया था 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल के बारे में बोला गया कि इसमें वो चीज़ें हैं, वो सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। इट वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें आपका 284 एक्ट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो ध्यान रखना 9th शेड्यूल वाला इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर ही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनिशियली परमिट किया इंग्लिश लैंग्वेज को सभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कितने सालों तक। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है,
साफ आंसर था 15 साल। 15 ईयर्स लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है ये, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने ठीक से लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो बड़ा ही आराम से इसका आंसर आप कर लोगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन में लिखता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। वो क्या है? पार्लियामेंट का पार्ट है। रीजनिंग में कहता है जो भी बिल पास होते हैं बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। असर्शन में क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट में कह रहा है जो भी बिल दो हाउसेस के पास होते हैं वो लॉ नहीं बनते बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बात बिल्कुल ठीक है और प्रेसिडेंट बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट का पार्ट होता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट ही तो है। तो यानी कि ये जो बात आई ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है जी, हाँ, इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं मानी जा रही यहाँ पर क्योंकि ये जो आपका है ना कैन नॉट बिकम द असेंट ऑफ द हाउस, ये बात तो ठीक है लेकिन ये इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन। ठीक है, विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन हमसे पूछा है कि क्या फाइनेंस कमीशन के कितने चेयरमैन और क्या होता है बेसिकली। ठीक है, इस पे चलते हैं। देखो सही बात है, देखो जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसका चेयरमैन है, उसके 6 मेंबर भी होते हैं। आप अभी की बात करोगे तो अरविंद पनागरिया हैं जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के थे, वो हमारे इसमें चेयरमैन है और इसमें मेंबर्स होते हैं जो 6 मैंने आपको बताया वो होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को नहीं देके प्रेसिडेंट को देते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने पूछा है करेक्ट आंसर बताओ आप। ने क्या बोला है? करेक्ट आंसर बताना है आपको यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है ना, फाइनेंस कमीशन हैज़ अ चेयरमैन एंड दिस, इसमें ना यहाँ पे ना आंसर दोनों ही ना गलत बताए गए हैं कि ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये आंसर जो होगा वो आपका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हमारा 11th क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसर्निंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बोल रहा है? नीचे दी गई जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर दिखाई हुई है क्योंकि वो जो सर्टन जब भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए कुछ सर्टन ना रिट्स इशू करते हैं। अगर आपको रिट्स के बारे में पता है तो आपको पता ही है कि ये आर्टिकल 32 में आता है और रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कोर्ट ऑथराइज्ड बॉडी जो होती है, कोई बॉडी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। इसका पर्पज़ ही है कॉन्स्टिट्यूशनल, रिट का पर्पज़ ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना। तो मैंने आपको बताया ही है, ऑलरेडी समझा भी रखा है कई बारी कि जो हमारे रिट्स हैं उसके अंदर आपका हैबेस कॉर्पस आता है, मैंडमस आता है, क्यो वारंटो आता है, प्रोहिबिशन आता है, सर्टियोरी आता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने, सही बात है, उसके पास पावर है इशू रिट करने की, चाहे वो हैबेस कॉर्पस है, चाहे वो मैंडमस है, चाहे वो प्रोहिबिशन की बात है, उसके पास ये सारे राइट्स हैं, है ना, विच इज़ अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ empower any other court to exercise within its jurisdiction the power to given the सुप्रीम कोर्ट। अब आप बताओ, कभी ऐसा होता है? पार्लियामेंट कभी कर सकती है जुडिशरी के खाते में आके अपना जुरिस्डिक्शन चलाएगी? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इट हैज़ टू बी योर आंसर 11th का। ओनली वन स्टेटमेंट आई थिंक इज करेक्ट, बस पार्लियामेंट बाय लॉ empower any other court to exercise within this jurisdiction the powers given to the Supreme Court. This statement is controversial but we are marking one only. ठीक है, चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो हम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो सुनते ही आपको बहुत सारी बातें याद आनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 से डील करता है। सबसे पहली बात तो याद रखना। अब नीचे यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको पता है इसको अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। ठीक है, क्वालिफाइडिफिकेशन इसकी आप समझ लो अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होनी चाहिए,
तो आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज सर्व करता है ना, उतनी क्वालिफिकेशन इसको चाहिए, विच मीन्स दे हैव बीन सर्व्ड एज हाई कोर्ट जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, और एटलीस्ट हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसकी अपॉइंटमेंट उस बेसिस पे करते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, पर्सन, देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेम प्रोसेस, बिल्कुल गलत है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के उस पर होता है, आप सभी जानते हो, है ना। ये हटता ही तभी है जब तक प्लेजर चल रहा है। तो जो आपका 12th का आंसर है, इट हैज़ टू बी वन ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका आएगा, with reference to the composition of legislative council in the state of India, which of the following statement is are correct। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका जो आंसर होएगा उसे हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे देखो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, देयर मेट बी नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, इसके अलावा जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके पास एटलीस्ट 40 मेंबर्स होने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के आर्टिकल्स नहीं भूलने हैं। आर्टिकल 169, 171, 172 आर्टिकल्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आर्टिकल्स नहीं याद है ना, अब देखो जो ये स्टेटमेंट इन्होंने उठाई है ना, ये आर्टिकल 171 की स्टेटमेंट उठाई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आर्टिकल आप समझो पूरी उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर टेपा हुआ है, ये लगा सकते हो आप। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट हैं। तो इफ़ यू देखो, जो भी आर्टिकल न्यूज़ में होता है, प्लीज़ बी कॉशियस कि वो आर्टिकल आप रिवाइज करके जाएं, क्योंकि वही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, तो बी वेरी क्लियर अबाउट द सेम। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है, बोलता है, with reference to the representation of Uttar Pradesh in parliament, which of the following statement is are correct। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की सीटें 31 हैं, बिल्कुल सही बात है। 80 क्या सीटें लोकसभा की हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर था। देखो कितने आसान है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आता है, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको परेशानी होगी। तो गाइज बी वेरी क्लियर कि हमें सही करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया था, विद रेफरेंस टू द पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर पूछता है कॉमन पोस्ट के बारे में। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है, होता है। क्या पार्लियामेंट रेगुलेट करती है सर्विस कंडीशन? बिल्कुल करती है। तो बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। जो देखो कुछ नए किस्म के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आसान भी देते हैं, ये ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही टफ कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो देख के डरना नहीं है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ग्राम सभा से, वो भी पूछ रहा है कि वो बताना है नॉट ट्रू वाला। ग्राम सभा याद करते ही आपको आर्टिकल नंबर याद आ जाना चाहिए, डैट इज 243A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्राम सभा के लिए देखो उसके पास, सही बात है, जो पावर होती है आप सभी जानते हो, ग्राम सभा के पास पावर है विलेजेस के लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। क्या इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक विलेज असेंबली है कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एंड एरिया ऑफ पंचायत, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो बी आंसर है वो गलत है। ठीक है जी, चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है जो इलेक्शंस ऑफ पंचायत होते हैं उसको कौन कंडक्ट कराता है? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, देख रहे हो आप, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन कई बच्चे मूर्खतापूर्ण कर आए हैं मामला, क्या लिख कर आए हैं वो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप बताओ, अगर ऐसे काम करोगे, इस तरह की पढ़ाई करोगे, तो फिर पेपर दो ही मत यार, इससे अच्छा ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का गाइस आर्टिकल याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 243K से लेकर 243ZA, सारा ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में ही लिखा है। कैसे सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन क्या है, कंट्रोल करना, प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रोल पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का। तो हमने बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है,
चलिए देखो, मैंने आपसे कहा ही है ना, अशोक मेहता, ये बलवंत कमेटी, ये सब आपको पंचायती राज में याद रखना ही रखना है, हर साल ये पूछा ही जाता है। तो मेहता कमेटी 1977 का पार्ट है। ठीक है, देखो इसमें सही बात है, 3 टियर सिस्टम पंचायत का रिप्लेस करके 2 किया गया था, बिल्कुल सही बात है। क्या ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट टू डिसेंट्रलाइजेशन एट पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल? बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो 18th का जो आंसर होगा ओनली 1, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। अच्छा, रेजिग्नेशन लेटर जो जज सुप्रीम कोर्ट का देता है उसको एड्रेस कौन करता है? तो 19th का आंसर है प्रेसिडेंट करता है, गलती से कुछ और इधर उधर नहीं चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इज वेरी वेरी इजी, आर्टिकल 20 से रिलेटेड है। ठीक है, कितनी बार मैंने आपको आर्टिकल 20 पढ़ाया है, विजन आईएएस की मैगजीन कराते हुए हमने कितनी बार आर्टिकल 20 को पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो आर्टिकल 20 जो है हम सभी जानते हैं, उसमें कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस को सर्टन वेज में प्रोटेक्ट किया जाता है। लोगों को, जो व्यक्ति कन्विक्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में आर्टिकल 20 लिखा गया, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। लेकिन इसने पूछा नॉट बी अ पार्ट पूछा है। देखो आपने इसमें प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन सुना होगा, डबल जोपार्डी, एक्सपो सब सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर नहीं सुना होगा। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं इसमें नो ड्यू जोपार्डी, ये सब हमने सुना है, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं सुना। अगर आप इसका 20 का क्लॉज ए पढ़ लो, 1 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, इसमें साफ तौर पर प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। 21st आर्टिकल अगेन देखो आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर आ गया। ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो आपके डीपीएसपी का भी पार्ट है और फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है। ठीक है, अब आप देखो, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के अभी आपको पता है दोनों दे रखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी दे रखा है। ठीक है ना, अब इसमें जो आपका ये कह रहा है कि एग्जैक्ट प्रोविजन पार्ट पूछा हुआ है डीपीएसपी और इसका, देखो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो बिल्कुल सही बात है कि सभी को देना चाहिए, पार्टिसिपेशन वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इट हैज़ टू बी आंसर डी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो दोनों का ही पार्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हमें बताना है। अब देखो जॉइंट सिटिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले अगर आर्टिकल याद होगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा इट हैज़ टू बी आर्टिकल 108 दैट प्रोवाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस सर्टेन हाउसेस। स्पीकर प्रिसाइड करता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर्टिकल सोचो अगर याद होगा जिस भी बच्चे को, तो 20 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको 1 मिनट नहीं लगता। ठीक है ना, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पूछा है डीपीएसपी का कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया गया। ये बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था गाइज, इसका आंसर हैज़ टू बी आयरलैंड होगा। क्या होगा? आयरलैंड होगा। ऐसे ही दूसरी उसका भी आप निकाल के ज़रूर कर लेना ये काम, ये मत सोचना कि खाली एक नेशन का आया है। देखो कुछ नहीं पता आपको, आपको चीज़ें टिप्स पे रखनी है अपनी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम। आपसे क्या पूछा है? कोलेजियम सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए जी कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा है तो आप बड़े आराम से जवाब दे दोगे जी ये मैकेनिज्म है अपॉइंट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का जजेस को हायर जुडिशरी में। आप सभी जानते हो इसमें सीजीआई होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो रिकमेंडेशन करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स की। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। इसमें आपको पता ही एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, हेडेड बाय चीफ जस्टिस। ये सारा बता रखा है इसमें जजेस वगैरह के बारे में। देखो इसका आंसर तो आपका डी होगा। ठीक है, 1 और 3 ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी खाली ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पहला स्टेटमेंट ठीक है आपका, इसमें तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलेजियम सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आप कोलेजियम सिस्टम की ओर जाते हो तो बहुत पुराने तौर पे शुरू हुआ था। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व भी बहुत ही इवॉल्विंग हुआ है। तो 1993 में तो 3rd बार पार्ट आया था इसका। उससे पहले जब अगर आप इसका फर्स्ट जज केस देखो, फर्स्ट जज केस में 1981 में आ गया था।
उसके बाद 1993 में आया सेकंड जज केस, फिर थर्ड जज केस 1998 में आया था, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब अगर आप देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ते हो तो आपको एक तो बात याद आ जाती है, बार बार मैं दोहराती रहती हूँ, कि इट इज़ रिलेटेड टू कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। आप सभी जानते हो कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट तो बोलते हैं यार। मेजर चेंज था भाई, शिफ्ट हुआ था पावर फ्रॉम द स्टेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें प्रियम्बल में जो शब्द चेंज किए गए थे वो क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड इंटीग्रेट किए गए थे, बिल्कुल ठीक है। यानी इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये सही बात है? तो इसका जो आंसर देखो, इसमें ना इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। जो इसका आंसर है ना, इट हैज़ टू बी सी। 2 और 3 आपका जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें जो आपका 2 और 3 का मतलब है, इसमें गलत दे रखा है। तो 8 जो था वो तो नहीं ऐड करा गया था क्योंकि के पार्ट था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी आर्टिकल्स भी इन्होंने डीपीएसपी के जो लिखे हैं वो बिल्कुल गलत लिखे हैं 42nd वाले, ठीक है ना। तो 42nd अमेंडमेंट से अगर आप डीपीएसपी का देखो तो कौन कौन से ऐड हुए थे, तो आपका आर्टिकल 39 हुआ था, आर्टिकल 39A हुआ था। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि 43A 47 ये सब नहीं हुआ था, तो इसीलिए गलत हो गया था, ठीक है। चलो जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें कहने का ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद स्टेट लेवल, ये ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था जो आपको मैंने बता ही दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर, ठीक है। अब आपको पूछा है स्पेसिफिकेशंस पूछी हैं इसने। स्पेसिफिकेशंस में ये पूछा है कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड है कम्युनिटी के लिए ताकि वो शेड्यूल ट्राइब में घोषित की जाए। अब देखो, शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, एसटी स्पेसिफिकेशंस भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर शेड्यूल ट्राइब का स्पेसिफिकेशन नहीं याद होगा तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर आओगे। और देख लो, आपको शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह सब पूछा जा रहा है, तो आपको ना देखो पिछले एग्ज़ाम्स का भी, इससे भी कई सारी बातों का पता चलता है। आंसर जो इसका है वो आपका डी होगा। सारे स्टेटमेंट ठीक है कि इंडिकेटिव प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट एट द लार्ज कम्युनिटी एट लार्ज होना चाहिए, बैकवर्डनेस जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल डी है। अब देखो कितना ऐसा सा क्वेश्चन आया है जो आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्टिव कल्चर, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बैकवर्डनेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिला था। देखो ऐसा क्वेश्चन फिर आया, अभी हमने आयरलैंड का पढ़ा, अब यहीं पे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल द्वारा, तो आर्टिकल 17 तो हम वैसे ही नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो वो प्रेसिडेंट को ही पता होता है, ठीक है। गलती से जज चीफ मिनिस्टर वगैरह मत लिख देना। 5th शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल। बड़ा आसान है ये भी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 5th शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। देखो शेड्यूल ट्राइब का अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है। जो बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, देखो आप समझो बात को कि किस एक एरिया से कैसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। हो सकता है इस बार शेड्यूल कास्ट से दे दिए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 108 में हम कभी केशवानंद को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलना है ऐसे आर्टिकल्स को। तो खैर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी और उनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आ गया। देखो ये क्वेश्चन पता है आपको कहाँ से उठाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 की खोलो आप, वहाँ पर आपको मिलेंगे कब कौन सी पार्टी आई है। तो 109 का जो आंसर होगा वो देखो जी ABCD बिल्कुल ठीक है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट 1964 में ही बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 1998, बहुजन समाज पार्टी 1925, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल ये आपका 1984 में आया था। अब देखो यहाँ पर कांग्रेस नहीं है जो आप बड़े आराम से कर लोगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट 1964 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1998, बहुजन समाज पार्टी 1925, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस 1984। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि इनका जो आंसर है, सॉरी गलती हो गई है गाइस, एक मिनट, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है रुको, इसमें ना कुछ गड़बड़ है। या इसमें जो आंसर है, सॉरी आपका देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो बिल्कुल ठीक है कि 1964 में आया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाला, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1925 में ही आ गई थी, क्योंकि देखो केरला वाला पार्ट भी आया था जब
एकदम नई नई सरकार बनी थी हमारी जवाहरलाल नेहरू की 1951 में, और उसके बाद फाइट चल रही थी ना, तो केरला में एक राज्य इनका 1970 मतलब 1950s में इनका था ना, राज्य था वहाँ पर, केरला में इनका रूल था। 1925 में आ गई थी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई है गाइस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में आई है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब पूछता है, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक हिज और मदर टंग। बहुत आसान है, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए कि मदर टंग में कब ऐसे बात कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 120 है। आर्टिकल 120 के फर्स्ट पार्ट में स्पीकर अलाउ करता है किसी भी मेंबर को कि अपनी मातृभाषा में आप बात करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये स्कीम से रिलेटेड है। हम सीधा क्योंकि पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में डिस्कस होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अब देखो, इसका तो सीधा जो आंसर है ना, वो आपका 134 है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सीधा पढ़ लो, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल एंड एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर। ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो कंसिडरेशन तो पहले ही हो चुकी होती है, तो फिर ये गलत हो गया। फिर प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ द पे, तो बिल्कुल कर सकता है। फिर क्या मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कंसिडर टू बी रिजर्व द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट? बिल्कुल एक बार होता है। तो ये 1 and 3 4 जो है, इसका आंसर जो है वो होगा 1 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने पॉलिटी का थोड़ा दर्शन करा दिए हैं कि पॉलिटी में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले अपकमिंग पीसीएस एग्जाम्स में। कोई आपको दिक्कत लग रही हो, प्लीज़ लेट मी नो। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं हो रहा हो, तो हम इसका सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप आज के लिए इतना ही। हम कल किसी दूसरे टॉपिक्स के तौर पर आएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती जाए कि आपको कितना पेपर करना आ रहा है, और इस टाइम जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका भला होगा। थैंक यू so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.